क्या है? ठीक है ना? क्या है ठीक है ना? ये गाना है ना? कौन सा गाना? हम नहीं सुना। भोजपुरी गाना नहीं सुने? क्या गाइएगा तब तो बताएंगे। आप बताइए। ठीक है, ये गाना था छठ पूजा का सर। क्या छठ पूजा मनाएंगे? गा के सुनाइए तब तो हमको तो मालूम नहीं। कोई नहीं, नो इशू। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप पारंगत हो क्या? क्या है गाना? ठीक है। नहीं, इधर चूंकि काफी धीरे से आवाज आएगा। हाँ, आइए लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है, इसके विषय में सबसे पहले एक चीज को समझिए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। ठीक है, तो यूनियन जो टर्म है, ये आर्टिकल 1 जो है ये डिफाइन करता है। तो हम लोग क्या है कि इंडिया क्या है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यूनियन। तो सेंटर जो वर्ड है, ये आपका जो सेंटर वर्ड रहता है, ये आपको सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को जब हम लोग स्टैब्लिश करते हैं तो ये वहीं पे आता है। कहने का मतलब कि जो केंद्र में है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर, है ना। और ये जो पेरीफेरी हो गई आपकी स्टेट, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या सिस्टम क्या है कि फेडरल। फेडरल का मतलब हो गया कि डिवीजन जो है पावर का, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के, मतलब कि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही डिफाइन किया है कि वो रिलेशनशिप कैसा होगा। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा आपका फिनेंशियल, और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशंस हैं, ये स्टैब्लिश कौन किया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही किया है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहते। अब इसमें ये जो चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है और यूनिटरी फीचर, तो इसमें कहीं भी स्टेट जो है वो सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि सेंटर का स्टेट जो है सबऑर्डिनेट नहीं, स्टेट, हाँ। यूनिटरी फीचर और फेडरल स्ट्रक्चर जो है दो तरह के हो गए। यूनिटरी फीचर मतलब क्या कि सेंट्रलाइज आप सब कुछ कर लिए एक पावर में, और फेडरल में क्या हो गया कि दोनों को सेपरेट किए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ कुछ फीचर्स काफी यूनिटरी है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, है ना। जैसे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक ही लॉ है,
उसके बाद से आपको, लेकिन जो फेडरल जो आपका ये नेचर होता है उसमें क्या है कि जैसे कि कैसे बता रहे हैं कि स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है सेंटर का, है ना, ये अपने पेरिफेरी में, अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में, अपने लेजिस्लेटिव स्फीयर में ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन व्हाट सेंसेस, तो यही लेजिस्लेटिव रिलेशंस और फिनेंशियल रिलेशन, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस है लेजिस्लेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन, ये किसने दिया, ये गवर्नमेंट ने दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया। तो ये दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, यह भी आपको जो है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप, ये कौन बता के, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बताया। अब आप याद कीजिए फर्स्ट क्लास जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन किए थे कि ये सुप्रीम लॉ, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, गवर्निंग डॉक्यूमेंट, सोशल डॉक्यूमेंट, ये सब ठीक है। उसका एक जो स्टेटमेंट था ये क्या बताता है कि उनके फंक्शंस को बताता है, पावर्स को बताता है, ड्यूटीज को बताता है, एट द सेम टाइम और क्या बताता है ये कि उनके बीच में कैसे एकोमोडेटिव फीचर्स और रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश होंगे, ये भी बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये रिलेशनशिप के बारे में भी ये बता दिया कि अपने जो लेजिस्लेटिव स्फीयर में स्टेट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। आई बात समझ में, मतलब उसकी अपनी क्या है, एक लेजिस्लेटिव आइडेंटिटी है, अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, उसका अपना एक पावर है, इसीलिए उसको क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो वितरण किया गया जो शक्तियों का। इसके साथ साथ जो आपका ये स्टेट है, अब जैसे कि कई बार इसमें ये भी होता है, तो ये सबऑर्डिनेट ना होकर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड। हाँ, डेलीगेशन मतलब, तो कई बार जैसे कि मान लीजिए कि कोई लॉ लेजिस्लेट करना होता है, इससे आगे पढ़िएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अब उसमें क्या है कि उस लॉ को, जैसे कि इमरजेंसी वाला आप सिचुएशन देखे हैं, हाँ, कि उसमें क्या होता है कि नहीं, जब इमरजेंसी लग जाता है तो स्टेट का जैसे लेजिस्लेटिव पावर जो छिन गया, तो उस केस में कौन, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लॉ लेजिस्लेट कर रहा है, एक सेकंड, तब उससे क्या हो जाएगा कि यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेट कर रहा है लॉ। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए भी तैयार है आपका ये पूरा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि अगर ऐसा सिचुएशन जब इमरजेंसी वाली हालात हो, तो ये क्या फेडरेशन के अगेंस्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही यूनिक जो है आपका एक फीचर है कि फेडरेशन भी है, और जब ऐसे सिचुएशंस में तो उसका, या फिर कई ऐसे लॉ लेजिस्लेट करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट ऑफ झारखंड और बिहार ये मिलके कहे कि यूनियन लेजिस्लेचर को आप ही कोई लॉ बना दो, है ना, या कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि रेसिड्यूरी पावर जिसको कहते हैं, जो कहीं नहीं है, वो पार्लियामेंट में ही वेस्टेड, ठीक है ना। तो इस एस्टेब्लिशमेंट को, इसी को सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहा गया, क्योंकि यूनियन वर्ड हर जगह है, सेंटर वर्ड यही है, उसके पीछे वजह यही है कि केंद्र में क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया। तो जैसे हब एंड स्पोक होता है, हब एंड स्पोक किसको कहते हैं, जैसे वो साइकिल का पहिया आप लोग देखे होंगे, तो बीच में क्या है, और उसके बाद से वो सारे स्पोक जो है वही आपका यूनियन जो है ना, यहाँ पे। और सेंटर का मतलब कि पावरफुल क्या हो जाएगा, इसीलिए एक तरफ फेडरल स्ट्रक्चर भी है, दूसरी तरफ यूनिटरी फीचर भी है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि गवर्नर का ही केस ले लीजिए, तो गवर्नर क्या है, अपॉइंटेड गवर्नर है, अपॉइंटमेंट किसने कौन करता है, सेंटर। तो सेंटर अपॉइंट करके और कहां पे उनको ये प्रोजेक्ट किया, स्टेट में, और स्टेट के वो कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव हेड हो गए, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने वहां पे होते हैं वो मिलके, और उनका जो है लीडर कौन, चीफ मिनिस्टर वहां पे, वो इलेक्टेड बॉडी है, और यहाँ पे अपॉइंटेड बॉडी हो गए गवर्नर, इसीलिए कई लोग उसको एंटी डेमोक्रेटिक पोस्ट भी कहते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर इसलिए स्टैब्लिश किया गया, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन जो है, कि वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल है। जब वो स्टेट में जब वो रहे तो वो ये कहे कि दैट आई एम द सेंटर, जब वो सेंटर में, जब ये यूनियन जो मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का सेंटर जाए तो बोले आई एम द स्टेट, कि हम यहाँ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस जो आपके यहाँ क्या हो वो बना रहे। चलिए आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है आपका,
तो द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा गवर्न किया गया? पहला ही जो है ये सेंटेंस जो आप देखिए, गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन which establishes a federal structure even though the word federation is nowhere mentioned in the constitution of India। कहीं ये संविधान में फेडरेशन वर्ड नहीं मेंशन्ड है। तो जो केसी वेरे या और भी कई लोगों का जो इस पे है कि क्वाजाई फेडरल है, कुछ लोगों का कोऑपरेटिव फेडरल है, कुछ लोगों का कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या है सेंटर की जो है उसकी सबसे ज्यादा जो है वो क्या है फीचर उसमें। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में कैसे वितरण। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट थ्रू 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। कौन कौन से लिस्ट है वो है क्या है? हाँ ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट। तब इसमें 97 सब्जेक्ट्स है जिसमें कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। अब इसमें कौन कौन सा है? तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवेज हो गया। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कितने हो गए? 66। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कौन से हो गए आपके? जैसे कि पुलिस सर्विसेज, तभी तो जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है पब्लिक। हाँ अभी प्रेजेंट जो है, हाँ ये बढ़ गया है, ये चेंज हो गया है, 100 है। कंकरेंट लिस्ट हो गया आपका कि अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट एजुकेशन, मैरिज, बैंक्रप्सी, इकोनॉमिक एंड सोशल। इन्वायरमेंट हो गया आपका। इसके अलावा कुछ रेसिडुअल पावर होते हैं जिसमें क्या है कि दोनों जो है उस पे लॉ लेजिस्लेट कर सकते हैं। जैसे कि वही अभी हम लोग देखें इन्वायरमेंट, एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि ऐसे भी कुछ आपको मान लीजिए कि लिस्ट है या फिर ऐसे भी कोई सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं मेंशन्ड है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लिस्ट में। उस पे किसका तीनों कैसे बना सकते हैं? कौन पावर तीनों कैसे बना सकते? संसद बना सकती है। हाँ तो वही तो बताया जाना। तीनों हो गया, तीनों में से जो लिस्ट में नहीं आया, जो नहीं कोई सब्जेक्ट है, एक सेकंड पहले इनका क्वेश्चन समझ लीजिए। तीनों में कोई लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, एब्सेंट है, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ नया आ जाए, मेटावर्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जो साइंस टेक वगैरह या कुछ और जो नहीं मेंशन्ड अभी तक, उस पे कौन बनाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो अब इसको क्या है कि ये लेजिस्लेट उसको ये कर सकता है। इसके साथ साथ कि इन द इवेंट ऑफ क्लैश बिटवीन दीज टू, ये जो अगर मान लीजिए कर रहा है आपका स्टेट और फिर यूनियन, तो अब इन दोनों लॉज में अगर कहीं क्लैश हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो यूनियन लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेट करे वो प्रिवेल करे। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है? तो 245 अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया व्हाइल स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों आर्टिकल्स हैं। कहां से लिया गया? कौन बताइए? कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया? और रेसिडुअल पावर वहां से नहीं लिया गया। रेसिडुअल पावर ऑस्ट्रेलिया का है कि वहां पे स्टेट लॉ बनाया गया, वहां पे स्टेट लॉ बनाया गया। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में, ये शायद हम कनाडा कनाडा से तो फेडरलिज्म लिया गया। नहीं कनाडा से ही लिया गया। इंटर स्टेट रिलेशनशिप कनाडा ही से लिया गया। पहले समझिए, कनाडा एक सेकंड। फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्कीम दो टर्म है। जो स्ट्रक्चर है हम लोग लिए हुए हैं कहां से बताइए? और फेडरल स्कीम हम लोग कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ये सब बताया हुआ है, ये सब आप लोग भूल जाइएगा। कंकरेंट लिस्ट आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिए गए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटेन से, जापान। वैसे जो प्रोसीजरल जो है वो हम लोग बता रहे हैं, नहीं अमेरिका से। ड्यू प्रोसेस तो अमेरिका का, जैसे जो वो जापान है, लेकिन जो हम लोग जो प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश करते हैं वो ब्रिटेन का जो है वो प्रैक्टिस है, जो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से। आइए एक बार बता ही देते हैं सब। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? अब इसी तरह देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन अगर है,
तो वो लिया है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से। और इमरजेंसी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी उसमें मेंशन था। अब क्वेश्चन कैसा आपका रह रहा है उस पर डिपेंड। प्रोसेस में पूरा हाँ मतलब पूछ सकता है, उतना सब नहीं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड का लगभग जो है सब जगह से हम लोगों ने ठीक है। चले आगे। अब देखिए फिनेंशियल रिलेशंस, इसमें क्या है, टैक्सेशन पावर्स जो है, सबसे पहले कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, है ना। कोई भी व्यक्ति, आपका टैक्स क्या होता है, तो एक तरह का कंपलसरी जो है वो पेमेंट होता है आपका, आपके अपने टेरिटरी। टैक्स जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस तरह से मेनली डिफाइन जो है ये किया जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिनिएट्स टैक्सेशन पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। Both have the authority to levy taxes, but certain taxes are exclusive to each. हम लोग अभी जब ये पढ़ रहे थे लोकल बॉडीज जो है, तो उसमें भी फिनेंशियल ऑटोनॉमी जो है लोकल बॉडीज को दिया गया है। जैसे कि आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, स्पेशली जैसे कि मुंबई, ऑक्ट्राई ड्यूटी जैसे वो लोग जो है, या कई जगह टोल टैक्स का भी है। ऑक्ट्राई ड्यूटी एक तरह का टोल टैक्स ही समझिए। तो अब वो अथॉरिटी किसके पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। पंचायत को भी कई जगह फाइनेंशियल जो है वो ऑटोनॉमी दी, मतलब वित्तीय स्वायत्तता। वो क्या है, वो टैक्स चाहे तो इम्पोज कर सकता है, ठीक है ना। सर टोल टैक्स दोनों पे लगता है ना, किस स्टेट पे पे भी लगता है और यूनियन पे लगता है ना। टोल टैक्स तो स्टेट दोनों लेगा ना सर, स्टेट भी लेगा। अब है डिपेंड करता है कि हाँ वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी है अगर उसमें, जैसे कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैसे बताया कि ऑक्ट्राई ड्यूटी एक सर्टेन एरिया है उसके अंतर्गत अगर आ गए तो ऑक्ट्राई ड्यूटी। बोथ हैव द अथॉरिटी टू levy taxes, but certain taxes are exclusive to each. फिर आता है फिनांस कमीशन आपका। ये भी क्या है, फिनेंशियल रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए फिनांस कमीशन जो है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस चीज को समझिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज जो है ये इसका एक प्राइम जो है ये रोल है। और अभी हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, तो किस तरह का पावर, फिनेंशियल पावर जो है आपका, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब इस चीज को लोग कैसे मानेगा, स्टेट हो सकता है कि नहीं माने, सेंटर भी हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की जो है वो जरूरत पड़ी। तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत द फाइनेंस कमीशन रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स एंड रेकमेंड्स हाउ रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। फिर ग्रांट्स इन एड है, ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। 3 टर्म होता है, एक बोलते हैं असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब सहायता, दूसरा हो गया लोन, लोन मतलब कि कर्ज, और तीसरा जो हो जाता है वो क्या हो गया कि जैसे कि आपको जैसे अनुदान वगैरह जो है देते हैं, डोनेशन। तो असिस्टेंस का मतलब हो गया कि हम आपकी सहायता किए। तो अब जब विकट स्थिति होगी तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि मोरली कि आप भी हमको मेरी सहायता कीजिए, ये असिस्टेंस का है। जो लोन आप दे रहे हैं उस पे आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल चीज है। और जो थर्ड है कि जैसे ग्रांट एड, जैसे कि नॉर्मली अभी फ्लड रिलीफ जो है, तो अब उसको मान लीजिए कि हमेशा ये नहीं कहते हैं लोग कि कोई भी इसको राष्ट्रीय आपदा जो है इसको घोषित कर दिया जाए, उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें जो स्टेट को जो देना होगा वो नहीं, और ऐसे आपको एक सपोर्ट हम किए तो सपोर्ट ऐसे कोई नहीं करता है,
लोन के रूप में आपको करेगा। जो स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट है उसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट का सेंट्रल अगर स्कीम है तो 90% उसमें जो है वो सेंटर का और 10% जो है उस स्टेट का, खासकर 50-50 सब में नहीं होता है। कई तरह के स्कीम्स हैं, जैसे कि उसमें है कि अब स्टेट जो है मान लीजिए फंडेड है तो उसमें वो सेंटर से हेल्प मांगे, सेंटर बोलेगा कि हम 20-25% से ज्यादा 30% वो उसका अपर हैंड हो गया। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार जो है अपने इस पे कोई एक स्कीम चलाना चाहती है, फुल्ली बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार का स्कीम है, कुछ फंड्स की अगर जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाएगा, सेंटर सपोर्ट लिया, तो सेंटर कहेगा कि ठीक है आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पे आर्थिक स्तर, आपको हमने सपोर्ट किया, बट द थिंग इज दैट कि इतना अमाउंट जो हम लोग आपको ये करेंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल करता है, अगर सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कई बार नहीं होता तो नहीं करता। यहाँ तक कि सेंटर के भी स्कीम्स आप देखते होंगे आए दिन यही तो चीफ मिनिस्टर्स आरोप लगाते हैं ना कि भाई आपका अगर मान लीजिए कि सेम आइडियोलॉजी का नहीं है तो आप हमको जो है मेरा जो हक है वो भी आप जो नहीं दे रहे। तो ये तो थ्योरेटिकल पोजीशन है, प्रैक्टिसेस में क्या है वो यही है। या ये भी हो सकता है कि उसके उलट जाके गवर्नमेंट ये कही कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको मदद किया जाएगा और उसके लिए बजट में एक अलग सेपरेट एलोकेशन भी किया ही जाता है। जैसे इसी बार जो आप लोग ये देखे होंगे बजट में क्या आया, नहीं वो तो है ही है, इस बार जैसे पूर्वोदय करके जो आया है, हाँ नहीं ये जितने जो ईस्ट के उसमें हम लोग भी हैं, मतलब बिहार आपका उड़ीसा या आंध्र प्रदेश ये सब इधर से कई लोग माइग्रेट करके, अब जैसे कि यहाँ पे गया में आपको ये कॉरिडोर के लिए मिला, आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा मिला, बिहार को मिला, तो इस तरह से वो क्या है कि बजट को एलोकेट, खैर अब जो हो उस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये अथॉरिटी है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो अथॉरिटी है। ऐसा देखते हैं सर बहुत सारे स्टेट में बहुत सारा स्कीम चल रहा है, यूपी में 5-6 स्कीम चल रहा है, बिहार में 2 ही स्कीम चलता है, इसके पीछे क्या रीजन है सर? आप जानते हैं नहीं ना, थोड़ा सा सोचिए। यही सब पैसा, हाँ पैसा नहीं और सोचिए थोड़ा सा, वो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। हाँ सिंपल चीज है, जिसकी भी हो, मतलब समवेयर जो गवर्नमेंट जो ये प्रैक्टिसेस में जो है वो ऐसा पाया गया है। ऐसा है सर कि बिहार सरकार को अलग ले सकती है, सीधे नहीं ले सकती है उसमें जब तक जो है ये नहीं इनकी अथॉरिटी लिया है तो सीधे नहीं ले सकता है, ले सकता है ये उसकी अथॉरिटी, मतलब कि जब तक जी उसमें सेंटर के नहीं तो ये अगेंस्ट चला जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें कोई आर्टिकल है कि सरकार के नाम से फंडिंग उसके बाद एलोकेट करें। नहीं मेरा क्वेश्चन है सर, अगर कोई स्टेट चाहेगा कि हम कोई कंट्री से लें पैसा उधार के तौर पे, जैसे कि यूनियन भी देता है, हम एक कहीं पढ़े थे कि जापान से लिया गया था बिहार में ही, नहीं बिल्कुल लिया गया है, जैसे कि अभी आप ये भी जानते होंगे कि जो बुलेट ट्रेन जो बन रहा होगा वो जापान से ही वो लिया गया, मेट्रो प्रोजेक्ट उसके लिए भी हाँ लिया जा सकता है, तो उसके लिए वो बताना होगा, ऐसे नहीं आप डायरेक्टली कर सकते हैं सेंट्रल जो है, और ये जब अप्रूव कर देगा तो हो जाएगा, होता ही है ऐसा थोड़ी है। हाँ तो उसमें ये है कि इन्हीं को अब चुकाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप जो उतना लोन जो है आपको ये देना। हाँ सर अभी जैसे पटना में मेट्रो बन रहा है तो ये स्टेट लिस्ट आएगा ना सर इसमें? किसमें? पटना में मेट्रो है वो तो स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, ये तो रेलवे है नहीं तो रेलवे का तो इसमें इनको देना पड़ेगा, तभी तो लैंड किसके अंदर में आता है, बिहार गवर्नमेंट के पास, तो लैंड इन्होंने एलोकेट किया है, तो हाँ तो हाँ तो जो मेट्रो जैसे कि वो एक कॉर्पोरेशन हो गया, एक कंपनी हो गई, तो उस कंपनी को क्या करना होगा, बिहार गवर्नमेंट को पे करना होगा जैसे रेंट के तौर पे। जैसे मान लीजिए कल हो कि हम कोई इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, तो अब लैंड किसके, बिहार सरकार के या भारत सरकार की ही कोई परियोजना है, जैसे कि हाईवे ये लोग जो चला रहे हैं, तो जितना NHAI आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो ये सड़क बना रहा है, अब सड़क के किनारे बहुत सारे गांव आ गए, तो अब वो कैसे जमीन जो है देना है, ये जो लोकल यहाँ की जो गवर्नमेंट है बिहार गवर्नमेंट की, और बिहार गवर्नमेंट किससे भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, या उनका अपना एक लैंड डिपार्टमेंट जो इनका है भूमि ये लोग जमीन लेंगे,
उसके बाद से ये जितने किसान होंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो अब आखिर जमीन कहाँ से देंगे? तो ये तभी तो कई बार होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर जो प्रोएक्टिव अगर चीफ मिनिस्टर है आपका, या फिर कहीं भी बहुत सारे स्टेट में कि अगर उसमें क्या है कि मतलब कि डिसीजन काफी फास्ट अगर वो लिया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए कि हमारा जितना डॉक्यूमेंटेशन, ये जितना ब्यूरोक्रेटिक जो आप काम कर रहे हैं क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए, वो वहीं लाके अपना प्लान डाल देगा, तो सड़क जो है उस तरह से तेजी से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में क्या है कि जो आपका ब्यूरोक्रेटिक वर्क है बहुत स्लो है, डॉक्यूमेंटेशन बन ही नहीं पाया। जैसे आपका ये एम्स के लिए, ये आपका ये दरभंगा जो आपका एयरपोर्ट जो बना, तो दरभंगा एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट 2 साल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला वो 1 साल बन गया, 2-3 साल से। एम्स नहीं, दरभंगा एयरपोर्ट की बात, 16 में जमीन लिया था। हम वही बता रहे हैं। तो अब उसमें क्या है कि डिले हो रहा है, तो अब उसमें बहुत सा इतना मतलब चूंकि कई गांव के लोग हैं उनकी आप जमीन ले रहे हैं, तो उस तरह से उन सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। फिर आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकली एक वाइब्रेंट स्टेट में आप रहते हैं, उसी में जैसे कि कोई एक गुट जाके कह दिया क्या कि नहीं जमीन मत देना, तुम जो है किसान हो, तुम्हारा ये जो मुआवजा देके तुम लोग को बेघर किया जा रहा है, कई तरह की बातें होती है। ऐसा है सर, अगर कोई नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल आप नहीं दे सकते हैं हाई कोर्ट, लड़िए फिर वही न्यायालय में, लेकिन स्टेट से कौन लड़ पाएगा? सर वही हुआ कि 2016 में जो जमीन था ना, बहुत से लोग नहीं दिया, उनके फेवर में डिसीजन है। कुछ लोगों तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, जैसे कि नोएडा और मेरठ में कई लोग के साथ ही हुआ, जब मेरठ हाईवे बना वहां के जो मतलब जो लोकल किसान लड़ गए लोग के, तो काफी अब भाई स्टेट से लड़ने के लिए आपके पास पूरा मशीनरी होना चाहिए, वकील का ही फी देना और क्या होता है, तो एक को बड़े वकील को फायर कीजिएगा तो उसमें और ज्यादा। तो ये सब क्या है, ये व्यवहारिक पक्ष है, ये जो है इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इतना फास्ट क्यों हो रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कीम, सेम गवर्नमेंट स्कीम, सेम स्टेट, सेम, आप देखिए अब जैसे कि अगर बिहार का ही केस ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे वोटर भी इतना, ये भी तो टैक्स पेयर लोग है ना। जैसे कि जो बुलेट ट्रेन आपका जैसे लिया गया या कोई भी नेशनल परियोजना जो है उसके, तो उस पैसे में हम लोग भी तो टैक्स, जो 1 रुपया यहाँ पे टैक्स दे रहा है वो भी तो उसमें कंट्रीब्यूट करना है। अब अगर हम इस तरह से बात करने लगे कि भाई इसका फायदा तो उस स्टेट को मिलने वाला है, बिहार को क्या मिलेगा, यूपी को क्या मिलेगा, झारखंड को क्या मिलेगा, तो ऐसे नेशनल इंटीग्रिटी नहीं ना बनेगा। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाए तो आप अपने इंटरेस्ट को क्या कीजिए, उस पर हमेशा सुपरसीड करेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि बिना रीजनलिज्म के नेशनलिज्म नहीं हो सकता है, रीजनल एस्पिरेशन होगा ही, जो क्षेत्रीय जो जन आकांक्षाएं हैं इसकी पूर्ति होगी, तभी आप जो है राष्ट्रीय जन आकांक्षा जिसको कहते हैं ना, या राष्ट्रीय हित, तभी बात करेंगे। राष्ट्र कौन है, हम ही लोग तो है ना, लोग ही मिलकर ना राष्ट्र बनाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा, अगर मान लीजिए कि एक वर्ग जो है अगर उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब हो गया फिर आपके नेशनल डेवलपमेंट? यही चीज है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट थ्रू ग्रांट्स इन एड इन। ये अब देखिए गवर्नर है, क्या बोल रहा है, गवर्नर्स रोल, कौन सा आर्टिकल है, यही क्वेश्चन था 2 दिन पहले। The governor as the constitutional head of a state is appointed by the president. The governor has several responsibilities including appointing the chief minister and other ministers, giving assent to bills passed by the state legislature, overseeing the administration of the state. President rules ये देखिए under the article 356. 356 क्या है, प्रेसिडेंट मांगेगा गवर्नर से, क्या या स्टेट मांगेगा नहीं, गवर्नर को अगर लग रहा है कि स्टेट नहीं चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो रहा है, या फिर किसी और तरीके से भी उसको अगर रिपोर्ट मिलता है कि नहीं चल रहा है तो हाँ, और अदरवाइज, ठीक है।
तो 356 believes that the governance in a state cannot be carried on per the constitution. He can assume control leading to the imposition of the president. Interstate council. 263 provides for the establishment of an interstate council to promote cooperation between states and the center. फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कैसे डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व होगा? तो एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है ये, लेकिन इसमें भी इसका एक रिस्ट्रिक्शंस आप लोग को बताए थे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। क्या क्या बताए थे? जैसे जो वाटर डिस्प्यूट वगैरह, हाँ ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो क्या है कि यूनियन जो है एक तरफ हो और स्टेट्स, एक स्टेट्स या मोर देन जो है, या दो स्टेट्स एक तरफ हो या दो या मोर देन टू स्टेट्स जो है एक तरफ हो। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ एक तरफ, बिहार और यूपी एक तरफ, कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें क्या करता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। वही तो वाटर वाला बता रहे हैं ना, इसके अलावा बात है कि नहीं? वही तो बता रहे हैं ना कि जैसे कि वाटर तो अलग आर्टिकल है, ठीक है। स्टेट को लेकर अब बात हो गया, जैसे डॉक्टर आए ऑब्जेक्शनल टैक्सेस, बहुत सा है उसमें, बहुत से चीजों में आपको तो उसमें क्या है कि जब भी इस तरह का डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के वो ओरिजिनल जस्टिफिकेशन। अब देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस, ये तो अभी आप लोग पढ़े भी हैं रिसेंटली। इमरजेंसी जो है मूल रूप से तीन तरह के हो गए, एक नेशनल इमरजेंसी हो गई, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है? जब कोई, अभी तक लगा नहीं है, जब आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट या कोई फिनेंशियल क्राइसिस वाला सिचुएशन। वन क्राइसिस था बट इट वाज नॉट, तब भी इमरजेंसी लगाने वाली हालात नहीं हुआ। उस समय लग सकता था 1991 में जो सिचुएशन रहता था, उसमें क्या था कि बीओपी क्राइसिस, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, वो आ गया। वो क्या था कि जब आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट इज नॉट ऑफसेटेड बाय कैपिटल अकाउंट और इवन रिजर्व्स, तो जो ऑफिशियल रिजर्व्स है वो भी जब ऑफसेट नहीं कर पाए, then it is considered as, it is said that your economy is in balance of payment crisis. In that scenario it is the IMF, International Monetary Fund, which finance। हमारी हालत यही थी। एग्जाम्पशन अगर मान लीजिए कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए, वो विदेशों से बहुत सारा चंदा IMF से, वर्ल्ड बैंक से ले लेती है, ठीक है, उसके बाद उसका टेन्योर चला जाता है, फिर से वो गवर्नमेंट में नहीं आती, तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उसको पैसा चुकाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। होता ही है, कोई आया पूरा एकदम लेके एकदम कर दे। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। नहीं आप ये कई कंट्री देखे आप, सर 2 स्लाइड पीछे जब तक, हाँ बहुत सा है, कर्ज नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा सही में सर कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो कांग्रेस के पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़ के गए थे। कर्ज तो होगा ही ना, आप डेवलपिंग नेशन हैं, आप फिनेंशियल, बहुत ज्यादा कर्ज होता है, आप वो कर्ज को तोड़िएगा पहले, ये भी तो होता है सर, तब तो वो कर्ज मिलेगा। देखिए समझिए इस चीज को, फिस्कल डेफिसिट जो भी है ना आपका, तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट को कम करना जो होता है ये गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है और आपका क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोन देने वाले भी ऐसे ही लोन नहीं देते हैं। जैसे आप बैंक में ही जा रहे हैं तो वो पहले क्या कहता है कि आपके पास कोलैटरल रखने के लिए क्या है, तो जो मार्जिन मनी भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 4 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो 4 लाख के अगेंस्ट में आपको 4 लाख की एफडी रखनी होती है, और तब भी आपको 4 लाख लोन नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 3,80,000 जो है, या 70 या 75,000। ये जो रेस्ट अमाउंट होता है इसको मार्जिन मनी बोलता है। जो ये अब आपको कोलैटरल आपने रखा, अब मान लीजिए आपके पास फिक्स डिपॉजिट नहीं है, तब क्या आप कोलैटरल रखेंगे? तो आप ये बताएंगे कि साहब हम बिहार सरकार में कार्यरत है, मेरी तनख्वाह जो 50,000 रुपए, तो आपने क्या रखा? आपके सैलरी और इसके अगेंस्ट जो है बैंक ने आपको लोन दिया कि चलो इसकी एक कांस्टेंट इनकम है,
ये लौटा सकता है। तो हमने क्या चेक किया, आपके फिनेंशियल हेल्थ को। ऐसे ही जब इकोनॉमी ग्राउंड पे जब हम आपको किसी कंट्री को लोन देने जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है। दूसरा देखते हैं कि इसका जो है फिस्कल डेफिसिट कैसा है, या इसका जो इंटरेस्ट जो पे कर रहा है दूसरे कंट्रीज को ये कितना है। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यूज लेस बोरोइंग्स, सॉरी, या नॉन क्रिएटिंग जो आपके एसेट्स जो है वो। तो अब इस संदर्भ में अब आप समझिए कि अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपको पहले ही से बहुत सा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको जो चार्ज भी किया जाएगा एक लोन मिलने में मुश्किल है, और जो अगर दिया भी जाएगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। तो आप एक किस सिचुएशन में चले जाइएगा, वही डेट ट्रैप वाला। डेट ट्रैप क्या होता है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो आप कर्ज जो जाल होता है उसमें फंसते चले गए, इसीलिए इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक्विजिशन क्यों नहीं है? इसमें इंटरस्टेट रिलेशनशिप में 3 पार्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है? पावर कितनी है, इसमें न्याय क्यों नहीं? सोचिए थोड़ा सा, क्यों नहीं है, उस पर कोर्ट सबसेट कर जाए नहीं, और सोचिए थोड़ा सा। आप जो यूनिक जो फीचर चैप्टर 2 याद कीजिए जो हम लोग पढ़े थे, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। न्यायालय जो है वो बटा हुआ नहीं है, क्या है, इंटीग्रेटेड, हाँ, एकीकृत जिसको कहते हैं, इसलिए ये नहीं जो है रिलेशनशिप। दूसरी बात की जैसे कि जो हाई कोर्ट है वो क्या है, वो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो क्या है, वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मालूम है आपको। तो वही लोन का, फिर स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। तो अब देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव वर्ड का क्या मतलब हो गया, सहयोग करना। तो अब ये है कि ऐसा ये फेडरलिज्म ये क्या प्रमोट करता है, ये कोलैबोरेशन, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच, है ना, जिसमें जैसे मूल रूप से आपका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो नीति आयोग, जिसमें टीम इंडिया जो है वो करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पहले जो प्लानिंग या इसमें होता था, इसमें स्टेट का हार्डली कोई से होता था, इसमें इनका जो स्टेट का एक काफी एक इम्पोर्टेंट जो है एक रोल। और कई लोगों ने ये भी कहा कि जो इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये एक तरह का क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कि मतलब स्टेट क्या करते हैं कि वही, जैसा कि हमने आपको उदाहरण अभी दिया कि जो उसमें जो सक्षम है वो क्या करेगा, वो बार्गेन करेगा। तो ये जो है आपका कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। नीति आयोग में नीति का क्या फुल फॉर्म है ये ध्यान में? हाँ, गुड। अब जिसका देखिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ऑफन अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स व्हाइल इंश्योरिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें ये दो जो है इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि इसमें एक बंगाल, वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, केशवानंद भारती केस तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें यह है कि लेजिस्लेटिव पावर्स के स्कोप को और ज्यादा जो है क्या किया गया था, इनलार्ज किया गया, कि जैसे कि वही जो हम बता रहे हैं आपको कि ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं, हाँ, ये भी एक इंडिपेंडेंट अपनी। चलिए आइए क्वेश्चंस जो है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक? एक ब्रीफ आप लोग को एक आइडिया इसका, आइए बताइए इसमें। कौन सा, ए एंड बी? Which of the following provisions allows the center to legislate for states under certain conditions? 49 or 250? Confirm?
इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 lays down power of parliament to legislate in respect of, with respect to matter in the state list in the national interest। 249 क्या बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई लॉ लेजिस्लेट करना है तो वो लेजिस्लेट कर सकता है। पर इसी में आपको ये ध्यान में होगा कि राज्यसभा को ये शक्ति की, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जो आपका आईएएस है, ऐसे ही आईपीएस है, इसी तरह से आप जो है कोई नया ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट अगर वो चाहे तो वो ऐड कर सकता है नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, ये 249 के अंतर्गत जो है नेशनल, हाँ स्टेट लिस्ट। तो अगर कोई भी अगर इस तरह से, जैसे राज्यसभा को एक शक्ति दी गई है अलग से 249 में, जैसे नहीं वो आपको एक अलग हम उदाहरण दिए, हाँ एक अलग एग्जांपल दिए, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो एक्ट होता है 1961, वो क्या है कि ये लोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है। लेकिन ये किन के साथ करते हैं, तो ये भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे जो आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, यही 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। कौन कौन से, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। कौन आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। इसी तरह से जैसे कि एक जुडिशियल सर्विसेज है, इसके बारे में काफी दिनों से बात हो रही है कि एक ऑल इंडिया लेवल पे जो है क्यों नहीं एक बनाया जाए। और अगर जब ये बन जाएगा तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे रैंक जो होते हैं ना, उसी के रैंक के टेस्ट, उससे बिलो नहीं होगा। और 250 में क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो उस केस में आपको लॉ लेजिस्लेट कर सकते। 249 में जब राज्यसभा पास करेगी उसका कोई क्राइटेरिया है सर? इसमें पार्लियामेंट का नहीं यार, यहाँ राज्यसभा नहीं पास करेगी, वो हम दूसरा एक पक्ष बता रहे थे, वो जो बता रहे थे आपको वो दूसरा, ये बता रहे थे कि स्टेट लिस्ट नेशनल इंटरेस्ट में, ये जो राज्यसभा ये जो बात है, हम जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट का आपको, हाँ 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 पास करेगी, हाँ कोई परसेंटेज है, कितना परसेंट से तो पास करना है या कितने टेन्योर के लिए पास करना है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वो लॉ चाहे तो वो पास कर सकती है स्टेट लिस्ट। साधारण नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। किस चीज का ड्यूरेशन? कोई अगर मानिए कोई भी सब्जेक्ट को पास की, हाँ तो होगा ना इतने दिनों के लिए वो पास करेगी, ऐसा थोड़ा ना? नहीं नहीं, वो लॉ बकायदे लॉ बना रही है, लेजिस्लेट वर्ड यूज किया जा रहा है। जैसे कि एक एक्ट बन गया, वो कानून बन गया। अब जब तक उस कानून को आप हटाइएगा नहीं तब तक वो लॉ रहेगा। पढ़े थे सर कि 1 साल के लिए बनाती है, किस में? यही 249 में, अगर उसको एक्सपेंड करना है तो फिर 1 साल के लिए बनाएगी, वो परमानेंट नहीं होता। बता रहे हैं जैसे कि सो फार एज ये एक्ट अगर जो बन गया राज्यसभा के अंतर्गत, तो राज्यसभा वो एक कानून बना दिया। कैसे बनेगा सर? राज्यसभा पास बता रहे हैं, ओहो पहले समझिए, तो प्रेसिडेंट के बिना सिग्नेचर के एक्ट कैसे बनता है? वही तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना। वही तो सर उसका प्रोसेस, तो वही तुम बता रहे हैं कि लॉ पहले बना दिया, लॉ पास कर दिया, इसमें राज्यसभा को एक एक्स्ट्रा पावर जो है वो दिया गया है। आज बात समझ में, स्पेशली कि स्टेट लिस्ट में इसको दिया गया है राज्यसभा को। तो बिना जब तक सिग्नेचर के तो कोई कानून बनेगा ही। ये तो यहाँ तो हम लोग केवल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ये लॉ बना दिया। एक्ट कैसे बनता है ये बताइए। चलो आगे पल 250 जो है ये हो गया। और वो क्या बता रहे थे, तो इसमें आपका जैसे कि राज्यसभा को कि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसीलिए इसका नाम है कि कुछ भी अगर स्टेट लिस्ट में भी अगर कहीं कोई चेंजेस करना है तो वो इसको जो है ये, ठीक है। चलिए
ये बताइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हालांकि ये नहीं रहा। ये सर ये सोचिए थोड़ा सा। डिफरेंशियल पावर्स टू, ठीक है। टू 257 बताइए। हम्म ये सर टू, 255 होता है। सोचिए थोड़ा सा। 256 से 263 तक हो जाता है ये प्रशासनिक से। हम्म, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 264 से 293 फाइनेंस। ठीक है। शुगर का डायरेक्शन स्टेट को भी लोगों को राज्यसभा को यहीं पे जो सुपरसीड जिसको कहते हैं, जो कहते हैं ना कि इट इज अ सेकंड हाउस, यहीं पे पता चलता है कि राज्यसभा की अहमियत क्या है। जो स्टेट लिस्ट का आपका कोई भी आइटम है, जो लिस्ट दिया है उसको वो चेंज कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट अगर वो चाहे नेशनल इंटरेस्ट में वो ऐड कर सकता है। फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ, फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ व्हाट, फिर जब तक हर 6 मंथ के बाद से जो पार्लियामेंट अगर उसको एक्ट जो बनाने की जो आप कह रहे हैं, तो एक्ट कैसे बनता है? दोनों हाउस लॉ पास किया और तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन किए, वो एक्ट बना। अब है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में वो जो बना रहा है, जैसे राज्यसभा को जो अथॉरिटी, तब उसमें वो मेजॉरिटी से जो है वो आपको ये करना है। और इसका टेन्योर जो है, जो आपका जो है, जो आप कह रहे हैं कि 1 ईयर, उसका टेन्योर 1 ईयर, फिर स्पेसिफाइड वो ऐसे करेगा आर्टिकल 249 का, यही बात। तो जब वो कानून बन गया, उसको जब तक हटाएगा कोई नहीं, तब तक वो प्रिवेल करेगा। समझ में आई बात? तो जो आप कहें कि हम कहीं पढ़े हुए हैं 1 ईयर, वो यही है कि स्पेसिफाइड पीरियड कितना, 12 मंथ की बात हो रही है, 1 ईयर का। उसके बाद से फिर अब जब से वो एक्ट जब कोई बन जाता है, तो वो एक्ट जो है वो परमानेंट एक्ट है, टेम्पोररी एक्ट है, सस्पेंसिव है। बात समझ में आ रही है? तो एक्ट को कैसे हटाते हैं, किसी भी कानून को कैसे हटाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अगर बनाया है तो उसको हटाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, कौन सा? आर्टिकल 368 लाइए। अब है कि जो आप कानून बना रहे हैं, या जो भी आप जैसे कोई इंस्टीट्यूशन ही तो बना रहे हैं ना, इसमें नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उस इंस्टीट्यूशंस का उसका एक्सपायरेशन क्या है, तो दैट इज उसकी वैलिडिटी मतलब उतनी है। ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर कितने साल के लिए है, 5 साल चुन क्या, जैसे ही 5वां साल खत्म हो गया तो उसकी वैलिडिटी क्या हो गई? अब समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नहीं था। हम्म, ये क्वेश्चन था कि आर्टिकल 249 है, तो अगर प्रेसिडेंट के पास ये साइन करने के लिए जाता हाँ, तो नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी एक बनता है सर, हाँ,
वो अगर आप लिख ही लीजिए 249, कंफ्यूजन ही हम दूर कर देते हैं। 249 लिख, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सब क्लैरिटी आ जाएगी। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनका क्वेश्चन ये समझिए, जो 249 ये जो पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हैज डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन, कितना बहुमत बताए थे आपको, 2/3, हाँ, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स present and voting, that it is necessary and voting, that it is necessary or expedient इसको expedient, EXPDIENT, इन नेशनल इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए, नेशनल इंटरेस्ट कीवर्ड। द पार्लियामेंट, क्या शब्द आ रहा है, पार्लियामेंट, यहां ध्यान दीजिएगा, वो शुड मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर enumerated in state list, enumerated in the state list, specified in the resolution it shall be lawful, lawful मतलब विधि संगत, जैसे lawful for parliament to make laws for the whole, the पूरा आपका देश के लिए, और any part of the territory of India आउटसाइड बाहर जहां तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है वहां तक बनाइए। ये भी तो कर सकता है उसे बाहर से कोई इंडियन के लिए। हाँ, मतलब इंडियन वो किसके ऊपर लागू होगा, जो अब इंडियन है तो उसके ऊपर तो लागू होगा। तो स्टेट में बना सकता है। बिल्कुल, आज तो बना नहीं सकता है। नहीं नहीं, ये कहाँ बनाएगा, यूनियन ही बनाएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू द मैटर while the resolution remains in force, while the resolution as may be remains in force। दूसरा क्लॉज इसका लिए, while the resolution remains in force, ठीक है, दूसरा क्लॉज लिखिए इसका, वही जो आप कह रहे थे अभी, if the resolution passed shall remain in force, resolution pass, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला लिखिए, इसी का थर्ड, 3 क्लॉज है, तीनों लिखे लीजिए। ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट शब्द है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, विच
Parliament would not but for the passing of a resolution under clause 1. clause 1 कौन सा है? वही राज्यसभा वाला. Have been competent to make shall to make shall to the extent of the incompetency को अंडरलाइन कीजिए. अगर वो इनकम्पिटेंट है, वही हम अभी आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, cease to be, हाँ, cease to be have effect, हाँ, on the expiration of a period of 6 months after the resolution has ceased to be in force. Except as respects things done. ठीक है, फुल स्टॉप. समझ में आया? ये जो है यही आपका आर्टिकल 249 है. इसमें ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है? तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और राज्यसभा उसमें क्या कर रही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उसमें राज्यसभा क्या कर रही है कि उसमें मान लीजिए कि 2/3 मेजोरिटी से उसको क्या करना होगा, ये पास करना होगा. और पार्लियामेंट जो है उसमें अगर क्या कर रहा है कि ये रिजोल्यूशन जब पास किया जा रहा है तो 1 ईयर तक, और अगर वो इनकम्पिटेंट है तो कब एक्सपायर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर. तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो 1 ईयर तक. फिर उसको अगर एक्सटेंड करना है तो फिर क्या करना होगा, फिर से राज्यसभा जो है 249 के तहत फिर से भाई जब जब आप कानून बनाइएगा, वोटिंग करते हैं ना, नॉर्मल भी अगर लॉ आप अगर कोई बनाना है ऑर्डिनरी लॉ, तो उसका क्या तरीका है कि ये हाउस लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद से क्या 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोट. मेरे बन गया है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, चीफ मिनिस्टर बन गया तो जिंदगी भर के लिए रहेगा. हाँ, इसी केस में वही तो बताया जाने की कोशिश कर रहा है. ये सब छोटा छोटा डाउट कैसे, और उसको जब आप पूछिए, जैसे क्वेश्चन में जब आप पूछ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट टर्म नहीं रखिएगा तो मतलब कुछ और निकल जाएगा. जैसे वर्ड यहाँ क्या यूज किया जाए, रिजोल्यूशन, लेगिस्लेशन, लेगिस्लेटिव प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव एक्शन, जुडिशियल एक्शन, एक्ट, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन. तो अब जब एग्जैक्ट वर्ड आप नहीं यूज कीजिएगा तो मतलब एकदम अलग हो जाएगा. जैसे कि अब बिहार सरकार नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन अगर कोई जो है उसको क्या कर सकती है, एडवर्टाइज करके ये काम कर सकती है. तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ नहीं हुआ, क्या है नोटिफिकेशन, मतलब क्या हो गया, सूचना उसने दिया. आई बात समझ में? कोई विज्ञप्ति देके कैसे विज्ञप्ति दी जाती है, एडवर्टीजमेंट, मतलब कि ये जो न्यूज़पेपर आता है उसमें विज्ञप्ति संख्या, उसी से हो सकता है. नोटिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है उसको. दोनों में फर्क है. और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से करना है तो क्या करेगा कि वो कानून बना के कर सकता है, जो उसका, वही तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में पड़ रहा है. जैसे कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए क्या करना था, हमेशा वर्ड यूज किया था कि व्हेन पार्लियामेंट में बाय लॉ. पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब उसको कानून बना के करना है. और जैसे कि नीति आयोग किस कानून से बना, नीति आयोग गैर
तो संविधान में तो है ही नहीं है, चलिए वो ठीक है, लेकिन कानून किस कानून से बना, इसको स्टैब्लिश किया गया, कौन से स्टैट्यूट से, किस एक्ट से? क्वेश्चन सुने समझे पहले कि नहीं? तो क्या क्वेश्चन मेरा क्या है? कानून बोल रहे थे, इसके बाद क्वेश्चन बताइए कानून से बना। कौन, एक सेकंड, नहीं इनको बताने दीजिए, किस कानून, क्या क्वेश्चन है, कौन किस कानून से बना? नीति आयोग किस से बना? कानून को क्या होते हैं, यहीं पे एक्ट बना। नीति आयोग बना कब है? 1 जनवरी 2015 को। तो कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद बना? तो वो संस्था को हटा के एक नया नीति आयोग बनाया गया। तो जो नीति आयोग संस्था बनी, तो यही तो क्वेश्चन है, क्या ये कोई विधायी संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। किससे बना? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब कि सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के आदेश से बना। तो कभी भी हटा, योजना आयोग भी वही था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। और इसके साथ साथ स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। जैसे आरबीआई क्या है आपका, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट 1992 इसके तहत जो बना। जैसे कि कुछ कानून आपको किससे मिलता है, कानून बना के, जैसे आपका ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, आरटीआई एक्ट 2005, तो कानून बनाना पड़ा। तो कोई संस्था अगर बन रही है लॉ बना के, जैसे लोकपाल, लोकपाल के लिए क्या है, कानून बनाया गया। जैसे कल ही हम लोग इतना कमीशन जो पढ़ रहे थे कि ये ओबीसी कमीशन है, एससी एसटी कमीशन है, तो ये सारे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें एग्जैक्ट प्रोविजन ये मेंशन है, स्टैट्यूटरी। तो नीदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जब चाहे इसको हटा सकता है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन से वो कर सकता है, विज्ञप्ति से कर सकता है। समझ में आई बात? ये चीज है। तो अब एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कीजिएगा तो मतलब निकल जाए। क्या बिहार सरकार के रूल्स के नहीं होते, इस सरकार के नियम के खिलाफ कुछ भी बोल दिए? नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस सब आपको पता है आर्टिकल 12 में कि जब लॉज इन फोर्स कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। जैसे ऑर्डिनेंस बना के बना सकता है, ऑर्डिनेंस कौन बनाया जाता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, हाँ बताइए। हाँ, आर्टिकल 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को। इकलौता आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जहां वीक वर्ड मेंशन किया गया, 6 वीक जो है, इसी में है सर। हाँ वीक, सप्ताह जिसको कहते हैं। तो अब ये क्या है, ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, अब नहीं तो वो लॉ नहीं है, क्या है उसको, इसी अगर लॉ कहते तो लॉ ही कहते, ऑर्डिनेंस उसको बोला गया। तो इक्विवेलेंट है, वो समतुल्य है। जैसे आप भी मैथ्स के ग्रेड मतलब टीचर हो गए, ये भी मैथ्स के टीचर हो गए, दोनों समान नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समतुल्य होता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्वल कैसे होगा, तभी तो लिमिट्स में भी क्या कहते हैं ना कि इट इज टेंड्स टू, वो एग्जैक्ट वहां पे नहीं पहुंच गया है, लेकिन क्या काफी नियरर समझे। तो एक एक वर्ड जो है वो ध्यान से। हाँ बताइए। जैसे बीएमडब्ल्यू सेशन होता है, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, इसमें 2 महीने का गैप होता है सर। अगर मैंने इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 महीने का मिनिमम सर, छुट्टी होता है तो 2 महीने का बंद होता है सर। तो मान लीजिए कि जैसे ही बजट सेशन खत्म हुआ और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना देती है कोई भी चीज पे, तो वो 6 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता है सर। तो 6 वीक तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 6 वीक पे कितना, 6 7 42 दिन, लेकिन सेशन तो बैठेगा भाई अगले 2 महीने बाद 60 दिन। तो ये जो गैप है सर 18 दिन का, इसमें क्या होगा सर? नहीं, उसमें ये होता है कि आपको फिर से वो पास करा लेना होता है, नहीं तो फिर उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। ऑर्डिनेंस डिफाइन ही करना होगा, आप स्पेशल सेशन बुलाइए फिर, हाँ बुला के आप पास करा सकते हैं, ये तो है ही। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ये भी है सर कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऑर्डिनेंस पास है तो जब पहली बैठक होगी उसी दिन उसको रेजुलेशन करना है कि ये रहेगा कि या नहीं रहेगा, कि उसमें भी टाइम पीरियड है सर। नहीं, आप वो जो 6 वीक है कि नहीं, फर्स्ट डे द वेरी सेकंड डे आप कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो ड्यूरेशन जो है उस बीच में होना चाहिए। सामान्य तौर पे चूंकि ऑर्डिनेंस आया है तो ये परसेप्शन ही दिया गया है, मतलब व्हाई देयर इज अ हरी,
जो क्वेश्चन बोलते हैं इतनी जल्दीबाजी क्या है, मतलब कि वो बहुत उसमें क्या है कि अगर नेसेसरी और उसमें भी एक्सपीडियंट है, मतलब कि सेशन नहीं चल रहा है तो लेजिस्लेटिव ये पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को कि वो वहीं पर ऑर्डिनेंस बनाए। ऑर्डिनेंस का मतलब ही है कि वो इतना जरूरी था कि उसके लिए वो बनाना पड़ा, तो आप सबसे प्रायोरिटी पे क्या है कि उस ऑर्डिनेंस को पास करना। ऑर्डिनेंस मैक्सिमम बड़ा सकता है, ऑप्शन था और 7.5 वीक भी था, 7.5 वीक, 6 वीक लगाया तो गलत दिखा रहा था, 7.5 वीक दिखा रहा है। वो लैंग्वेज क्वेश्चन का दिखाइएगा तो पता चलेगा कहीं कुछ और क्या पूछ रहा है, ऐसे मैक्सिमम बता रहा सर, मैक्सिमम। हाँ तो मैक्सिमम वो से लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया ना? फिनांस कमीशन क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? तब फिर तो काहे इतना तेज में मतलब रिएक्ट कर जा रहा है? ये क्या है? प्लानिंग कमीशन तो ही नहीं। कौन आयोग? योजना। पक्का? कुछ और बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, पढ़ाए तो है ही है इसको। महान्यायवादी सर ना, इसका ये भी होता है ना कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, बट वो सेशन में अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। वन मोर थिंग कि ये वोट नहीं कर सकता। इंडिया का लॉ मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। इंडिया का फर्स्ट लॉ मेकिंग क्या कौन बॉडी है? ना ना, लॉ मेकिंग बॉडी सर्वोच्च 3 बार में 3 वर्ड है, एक से इनको बोल लेते हैं। हाँ इंडिया का क्या है ये? कोई अभी नहीं बोलेगा, इन्हीं को बोलने दीजिए। सर ये निर्वाचन मतलब इलेक्शन हो गया। और विधि अधिकारी बस ये लॉ क्या विधि अधिकारी था सर? नहीं वो तो ठीक है, विधि अधिकारी मतलब कि लॉ ऑफिसर हो गया। और बता रहे थे क्या कि इंडिया का सर? हाँ तो हम लोग ब्रिटेन में थोड़ी बात कर रहे हैं। और क्या सर? ये नहीं और कुछ बताइए, क्या बता रहे थे कि लॉ मेकिंग बॉडी? विधि अधिकारी बस ये भारत सरकार का ये विधि अधिकारी बस वही। नहीं वो तो हम समझ गए, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी कैसे हो सकता है? लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट है। हम अभी तुरंत अभी वही बोल रहे हैं कि शब्द जो प्रयोग करना है ना उस पर ध्यान देना है। हम समझ रहे हैं ये चीज है और बोल रहे हैं लिख रहे हैं तो कुछ और मतलब निकल। सामने वाला ये नहीं समझेगा कि आपको कितना आता है, सामने वाला ये समझेगा कि ये क्या पूछ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए 2 सेकंड रुक जाना है, सोचना है सही। सर विधि अधिकारी क्या हुआ? लॉ ऑफिसर हुआ ना सर? हाँ तो वही मेकिंग हम यूज कर ले। सॉरी हाँ वही। सॉरी लॉ ऑफिसर। और बताइए, कुछ इतना ही बोल देने से थोड़ी। इसको प्रेसिडेंट देगा और 5 साल तक ये रहेंगे, लेकिन अगर ये जब अपने पद से हट जाते हैं इनका ड्यूरेशन है फिक्स 5 ईयर? नहीं सर। हाँ सर, तो अपने पोस्ट से हट जाएंगे तो ये किसी कैबिनेट कमेटी या फिर कोई मीटिंग या कुछ ये जो होता है ना कैबिनेट कमेटी है ना या पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके मेंबर बन सकते हैं। नहीं वोटिंग राइट इनको नहीं बंद होता है। भारत सरकार किसी कोर्ट में ये आगे बोलिए सर। हाँ किसी भी कोर्ट में ये जा सकते हैं। हाँ कोर्ट में जा सकते हैं सर। अगर कोई केस आया भारत सरकार राइट, हाँ जाके वो ये इनके डिफेंड करेंगे सर, मतलब भारत सरकार की तरफ लड़ेंगे। इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करना होता है कि नहीं? प्राइवेट योग्यता सर नहीं रहता। राइट टू ऑडियंस, इनको देखिए समझिए, इसमें राइट टू स्पीक भी है, बोलने का भी अधिकार है, सुनने का भी अधिकार है। राइट टू ऑडियंस दोनों में क्या फर्क है समझिए। कहीं भी किसी भी कोर्ट में ये जाके जो है ये क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। राइट टू ऑडियंस। राइट टू स्पीक राज्यसभा लोकसभा दोनों में ये जा सकते हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया नहीं होनी चाहिए। जैसे आप दोनों का कोई मान लीजिए डिस्प्यूट है, उसको ये क्या कर सकते हैं, केस वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर इनका अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो भारत सरकार के प्रति, वो केस नहीं लड़ेंगे।
इसीलिए उनको कोई सैलरी भी नहीं देते हैं लोग, फिक्स रिम्यूनरेशन बोला जाता है, फिक्स रिम्यूनरेशन है ना। यही आर्टिकल 76 के तहत जो है यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, और ऐसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, और पार्लियामेंट्री कमेटी सुप्रीम कोर्ट का जज। नहीं, वो इन्हीं को सपोर्ट करने वाले सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं ये जज के जो है योग्यता होती है वही अटॉर्नी जनरल की, और किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के ये मेंबर भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is true about the central government's role in state finances? It can impose financial emergency. बी लग रहा है सर। हालांकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल अगर ग्राउंड पे जाइएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनफैक्ट ये प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो प्रेसिडेंट भी इन्हीं के एडवाइस पे करते हैं, इसलिए ये सही। मतलब अब ये नहीं कि एकदम रिजिड हो जाना एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट रोल, कैसे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी तो प्रेजेंट, तो ये जो होता है यही कॉमन सेंस है। जैसे कि एक व्यक्ति थे कि जब एग्जाम में आया पेपर, तो पेपर को लिख के जो है बोर्ड को लिखे कि भाई देखो यार व्याकरण की दृष्टि से तुम्हारे ये 2-3 प्रश्न जो है वो गलत है, थोड़ा सा अपना व्याकरण जो आप लोग सुधार कर लीजिए। तो कई बार जब आए पेपर अगले साल भी एग्जाम देने गए तो यही रिस्पॉन्स उल्टा था, तो पास ही नहीं कर पाए एग्जाम। तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ओवर जिसको एम्फेसिस ना वो भी नहीं करना, कि मानी हुई बात है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनके एड और एडवाइस पे, इसलिए जो है लाइट मैनर में, या फिर कहा जा सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं? अब मालूम है ना ओएमआर सीट पर पेंसिल से नहीं कलर किया जा रहा है, नहीं इंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सा इंजॉय, हम पहली बार सुने कोई व्यक्ति सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ रहा है बोले कि इंजॉय। अगर ये अच्छी बात है, अगर आप इस सब्जेक्ट को टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं तो। ए प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आंसर चेंज कर दिए थे ना। प्लानिंग कमीशन पढ़ाए तब भी एनडीसी पढ़ाए। बढ़िया एंजॉय कीजिए। 164 कंफर्म कि रेसिडुअल होगा, रेसिडुअल होगा, सब लोग कंकरेंट पे ही हैं। चलिए हम्म 359 में जब लगता है ना तो 19 ये बताए बोथ, अब बोथ बता रहे हैं यूनियन है। मेरा यूनियन है सर, पावर अब सिस्टम, हाँ तो यूनियन सर। आप बताइए रेसिडुअल पावर कहाँ होता है, अभी बताए हैं। हाँ तो यूनियन होगा। बोथ कैसे आप बोल रहे हैं स्टेट के पास,
तो पार्लियामेंट मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, तो यूनियन के पास ही तो है। समझ में आ रही है बात? ये बताइए, ये तो देख ही लिया आंसर। ये तीनों जानते हैं सर, वो नहीं आते, वही होगा एलिमिनेट कर। हाँ ये भी ठीक ही कर रही, तीनों मालूम हुई है। ये पंचायत हो गया, 61 क्या है, वोटिंग राइट्स घटाया गया, 86 वेरी गुड। हाँ तो अब देखें, ये यही खूबसूरती होती है। अब प्रैक्टिस इतना हो गया कि ये 3 हम पकड़ लिए, तो नहीं भी होगा तो वो निगेट कर लेंगे। तो और जब एक लेडर स्टेज ऊपर जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो चारों आपको मालूम है। अब तो 4 का मतलब है कि अब ऑप्शन अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई क्वेश्चन आ भी रहा है, तो अब क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो अमेंडमेंट यहीं से तो लाएंगे ना, तो ये ऑप्शंस आपको मालूम है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई क्या कि ऑप्शन कहां से लेके आओगे। समझ में आई बात? तो इस पे निर्भरता जितनी ज्यादा आपकी जो है, मतलब ये कम हो ऑप्शंस पे, सीधे क्या हो कि आंसर पूछे कोई और हो जाए। हाँ तो जैसे 88 जो है, हाँ अगला वही स्टेज ला रहे हैं हम, केवल क्वेश्चन रहेगा। नहीं वो सही कह रहे हैं, बात समझ में आई कि ऑप्शंस नहीं, आपसे क्वेश्चंस और उसके और प्रोबेबल कितने जो है ऑप्शंस होंगे। जैसे 86 देखे दिमाग रिएक्ट करे 2002, 73rd नंबर ही सुनते, हाँ 97 सुनते ही कोऑपरेटिव, 43 भी सुनते ही, हाँ तो आर्टिकल ही तो बोल रहे हैं। हाँ 43 भी जो है, 19(1)(c), 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c), हाँ संघ वही कोऑपरेटिव। 3 चेंजेस हुआ ना, 19(1)(c), 43(b) अमेंडमेंट जो किया गया, जैसे ही ये मतलब आए एकदम रिएक्ट कर गया। 356, 280, आर्टिकल 29, 30, 46, बताते सर एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए बिलो द चिल्ड्रन 0 to 6। हाँ वेरी गुड। 48, भी बताते हैं इन्वायरमेंट। हाँ 44, 39 में 4 है सर, कौन सा बताइए? 4 है, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस। कल ही बताया। आर्टिकल 39 में कितने क्लॉज, F तक ले गए। हाँ ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड, इसी में है सर 39 में कौन सा बता दे? फर्स्ट ए है। 38 में सोशल ऑर्डर है। यस सर। और 45 तो इजी है सर। 41 में सब ये है इक्वल आर्टिकल 20, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एजेस के लिए हाँ आर्टिकल 20 19 हो गया, 20 है सर। 20 मार्शल लॉ नहीं बता रहे सर, आर्टिकल 19 20 21 सर 2021 वो इमरजेंसी में भी ये नहीं होता है। नहीं सर अरेस्ट उसको डबल जियो पार्टी है क्या सर? डबल जियो पार्टी वही 20 में तो क्लॉज 2 है वो। 21 राइट टू एजुकेशन 21 कैपिटल ए, 22 भी बताते हैं सर, ये है 23 आर्टिकल 15 15 सर। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ वेरी गुड। अब बता दीजिए आर्टिकल 11 तो वही सर कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा सिटीजनशिप के लिए। हाँ वेरी गुड। 108 ज्वाइंट सेशन 123 ऑर्डिनेंस 61 सर इम्पीचमेंट हाँ 52 गुड। और कुछ है सर? अमेंडमेंट ही पूछ सकते हैं ये बताइए कौन सा सर बोलता है सीधा क्वेश्चन है फुल टॉस है। फुल टॉस हो गया ना। फुल टॉस बनाने के लिए कितना बॉल जो हम फेंके हैं, ये भी तो देखिए प्रैक्टिस कितना हुआ। फुल टॉस ऐसे थोड़े, अभी इससे कुछ होना नहीं, अभी और भी क्वेश्चन आएगा।
ये होता है which of the following is the legislative power of the center over the states? Center over the state is the Legislative power of the center over the state. मतलब सेंटर हावी हो रहा है स्टेट पे। बना सकता है ये सर ये हो गया। If there is a conflict, the central law prevails. पहले ही वाला आउट हो गया सर, फुल टॉस है आउट। होगा सर 248 सर। अभी पढ़े हैं आप लोग। सेंट्रल इज 249 तो होगा। Not enumerated in state. नहीं बना सकता। इसमें तो था 49 में तो बना ही सकता है। यस 50 में भी बनाएगा ये 48 बस यही बचा। यस सर। ठीक है, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है ये आप लोग गलत बताइएगा। नहीं सर for the resolution of dispute between states। हाँ सर आई दूध रहा तो बता दो। हाँ जी सर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जी सर अनुमान मेरा सही निकला। ये होगा क्या सर ये होगा। हम लोग वाटर पे जाके फोकस करते हैं सर। हमको लग रहा था आउटे हो रहा है सर खाली। हाँ, तो वो तो है ही है। टीएसटी है सर। All of the above. ऑल ऑफ द अबव, Yes. वही कल वाला लॉजिक कि ऑल ऑफ द अबव है तो वही आंसर होगा। हैं? जीएसटी सर। हाँ, वो पूरे टैक्स तो स्टेट लेता है सर। गवर्नमेंट 262 3 है सर। अंतरराष्ट्रीय यस सर 213 सर। 3 है सर 263 है। इसको नोट भी कर लीजिए लो। नहीं तो देख ही लिए। नहीं लिख लीजिए। देखिए इसको जितनी बार लिखिएगा ना वो आ जाएगा। फिर जब एक बार रिफ्लेक्सेस पे आ गया ना तो फिर उसके बाद ह्यूमन एरर है, मतलब आपकी गलती है कि क्वेश्चन गलत हो रहा है। केवल बस इसका एक ही मर्म है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। जितना ज्यादा करेंगे आप औरों से आगे निकलते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे हम, उसमें यही है कि देर विल बी नो ऑप्शंस। वो जो मेरा एक अपना एक अलग जो एक यूनिक तरीका होता है। मतलब कि आपको एंटिसिपेट कर लेना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। बहुत आंसर निकल जाएगा। हाँ? बहुत 3-4 ऑप्शन आंसर निकल जाएगा। हाँ तो वही नहीं ना निकलेगा 3-4 ऑप्शन, एग्जैक्ट जो है आंसर वही बनेगा। क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि सर जब बिना ऑप्शन के आएगा ना तो बहुत लोग हम लोग साइलेंट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। आप तब तक अब एक क्वेश्चन को आप देखिए, ये टॉपिक को कितनी बार पढ़ लिए, तो अब बार बार पढ़ने से तो आप ये जितने कि पॉसिबल जो क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं ये पता चल जाएगा। तो जब ये पता चल जाएगा तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन लग रहा है। Not fixed. नॉट नहीं
not fixed income. एक्चुअली ये भी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, लेकिन गवर्नमेंट का गवर्नर का जो ऑफिस है ना वो 5 ईयर उसमें ना, इनको जब चाहे तब हटा सकते हैं और किसी भी, हाँ हाँ, इसीलिए तो कस्टमरी टेन्योर लिखा गया है कि नॉर्मली जो है ये 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन इनको कभी भी किसी ग्राउंड पे पाया जाता है। कोई इनका ग्राउंड भी पता नहीं दिया। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे हटाते हैं? कौन गवर्नर 5 साल पूरा कर रहा, सब इधर उधर पहले टिका। हाँ, मतलब अगर इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद आप देखिएगा जब गवर्नमेंट अगर बन गई तो दूसरे ये लोग, यही प्रैक्टिसेस है कि थ्योरेटिकल पोजीशन तो एक अलग है, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए गवर्नर एंड द पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द गवर्नर, ये आगे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा तो उसमें सर रेलवे उस सेंटर में सी यूनियन में पक्का 110% सर। एजुकेशन किस में है? एजुकेशन है सर, दोनों में है सर, पुलिस पुलिस और पब्लिक हेल्थ स्टेट में है सर। सेंटर होगा सर, नहीं सर दोनों हो जाएगा, सी both the center and the स्टेट्स। लग रहा है सर, बी है म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन सर बी सर। mutual collaboration between the center and states। बताइए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव मतलब क्या है? ये बताए भी हैं अभी इसमें पीपीटी में भी जो था उसमें। लग रहा है सर, सी क्या है? यूनिटरी मतलब क्या होता है? कोएग्जिस्टेंस दोनों का पता नहीं, जो जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब पावर पॉइंट बता भी रहे थे उसमें भी था, आज ही था पीछे स्लाइड। क्या ऑप्शन क्या होगा? आंसर बताइए ना। बी, कोलैबोरेशन वर्ड ही यूज किए थे, ये एग्जैक्ट यही वर्ड, इसको नोट कीजिए पहले। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिस्टर सर लिखिए इसको जल्दी, 2 लाइन है, 2 लाइन लिख लीजिए। Cooperative federalism stresses the importance of collaboration and coordination between different levels of government, encouraging joint initiatives and resource sharing to tackle national and local issues। ठीक है, इतना ही आपको जानना है, शॉर्ट नोट्स टाइप जिसको कहते हैं ना, हर एक टॉपिक पे थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर उसके बाद से उसको, और जो नया फैक्ट्स मिले उसको ऐड करते चलिए, यही तरीका है। अब हो गया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलिए, नहीं बढ़िया है, अच्छा है, नहीं वही, और करना क्या है। हो गया सर क्या?
और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? तो नेक्स्ट क्लास में क्या चले? इसी एक एक बार तो चल ही रहा है ये टॉपिक, अभी छोटा है। एक्ट कौन सा है? 1813 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला। तो वो तो एक बार हम कराए। तो दूसरा की हिस्ट्री में भी तो आप लोग को ये कराया जाएगा ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री तो भी चल रहा है, तो उसमें उसका आप लोग बताइए जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं। इम्पोर्टेंट सब है, इम्पोर्टेंट और हाँ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम सोच रहे हैं, है ना, कि जिस किस में क्या क्या निर्णय लिया गया था, तो उसी को नहीं होता है तो उसको करवा देते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और ये टॉपिक जो है समझ में आया ना सेंटर, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लिकेटेड तो इतना है कि अब इस पे क्या कहिएगा।